और उसके साथ ही वो एक कदम आगे बढ़ा और झुककर इस तरह देखने लगा जैसे वो इमरान को पहचान रहा हो। और इमरान समझ गया कि वो फौरी तौर पर इमरान को क्यों नहीं पहचान सका, क्योंकि नौटरॉन के आदमी जाबिर का कदो कामत और जिस्म भी इमरान की तरह ही था। और जाहिर है इमरान भी मकामी मेकअप में था, जबकि जाबिर तो था ही मकामी। चलो कोई भी हो, बहरहाल मरना तो सब नहीं है, अचानक शाकिल ने पीछे हटते हुए कहा। और उसके साथ ही उसके चेहरे पर यकलक सफाकी के तासुरात उभर आए और इमरान समझ गया कि वो किसी भी लम्हे गोली चला सकता है। इसलिए उसने फौरी हरकत में आने का फैसला कर लिया था। उसके पास अब इतना वक्त न रहा था कि वो कोट की जेब में हाथ डालकर मशीन पिस्टल निकालता, जबकि शाकिल के साथ वहां 3 अफराद मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ एक के कांधे पर मशीन गन लटक रही थी, जबकि बाकी 2 खाली हाथ थे। अरे शाकिल तुम! अचानक इमरान के मुंह से रेखा की आवाज निकली तो शाकिल समेत वो तीनों यकलक उछल पड़े। और इमरान को सिर्फ इतना ही वक्त चाहिए था। उसका जिस्म यकलक इस तरह फिजा में उछला जैसे बंद सुरंग अचानक खुल जाता है, और दूसरे लम्हे वो शाकिल को साथ लिए पिछली दीवार से जा टकराया और कमरा शाकिल के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। और फिर इससे पहले कि शाकिल के साथी संभलते, इमरान बिजली की सी तेजी से उछला और एक बार फिर वो खुलते हुए स्प्रिंग की तरह साइड पर खड़े उस आदमी से जा टकराया जिसके कांधे से मशीन गन लटक रही थी। और वो दोनों एक दूसरे से टकराते हुए नीचे गिरे। इस बार भी इमरान ने ही कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे जब वो सीधा हुआ तो उसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था। ये मशीन पिस्टल उसने कलाबाजी खाते ही अपनी जेब से निकाल लिया था, लेकिन इससे पहले कि इमरान मशीन पिस्टल इस्तेमाल करता, उसके हाथ पर जोरदार जरब लगी और मशीन पिस्टल उसके हाथ से निकलकर एक तरफ जा गिरा। ये जरब उस आदमी ने लगाई थी जो पहले शागिल के साथ खड़ा था। मशीन पिस्टल हाथ से निकलते ही इमरान बिजली की सी तेजी से घूमा और वो आदमी जो दूसरे हाथ की जरब इमरान को लगाना चाहता था, चीखता हुआ उठते हुए उस आदमी से जा टकराया जिसके कांधे पर मशीन गन लटकी हुई थी और जिसे इमरान ने टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया था। और वो दोनों चीखते हुए नीचे गिरे। इस बार मशीन गन उस आदमी के कांधे से निकलकर एक तरफ जा गिरी थी कि इमरान ने मशीन गन उठाने के लिए जंप लगा दिया। मशीन गन तो उसके हाथ में आ गई, लेकिन इससे पहले कि वो सीधा होता उसे उकब से जोरदार टक्कर लगी और वो मशीन गन समेत फर्श पर पड़े हुए अपने साथियों पर मुंह के बल जा गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही उसने बिजली की सी तेजी से खलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे रेट रेट की आवाजों के साथ ही कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। इमरान ने कलाबाजी खाकर सीधा होते ही मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया था और नतीजा ये निकला कि उस पर छलांग लगाने वाला एक आदमी हवा में ही गोलियां खाकर मरी हुई छिपकली की तरह नीचे जा गिरा, जबकि बाकी 2 जो मुख्तलिफ सिमतों से उस तरफ बढ़ रहे थे एक ही राउंड में गोलियों का निशाना बन गए। उसके साथ ही इमरान तेजी से उस तरफ को घूमा जिधर शागिल को उसने दीवार से टकराकर नीचे गिराया था और शागिल के सर के उगबे हिस्से में शायद ऐसी चोट लग गई थी कि वो वहीं ढेर की सूरत में पड़ा रह गया था। इमरान ने उसे उस वक्त देखा था जब वो मशीन गन झपटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार जैसे ही इमरान उस तरफ मुतवज्जे हुआ तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि वो जगह खाली थी और शागिल गायब था। इमरान ने यकलक जंप लगाया और फर्श पर बेहोश पड़े हुए अपने साथियों और एक आदमी की लाश को फैलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसी लम्हे उसके कानों में हेलीकॉप्टर चलने की आवाज पड़ी तो उसके कदम तेज हो गए, लेकिन दूसरे लम्हे उसे यकलक उछलकर एक तरफ हटना पड़ा और मशीन गन की गोलियों की बारिश उसके जिस्म से चंद इंच के फासले से निकलकर सामने दीवार से टकराई। इमरान इस वक्त उस बड़े कमरे से मुलायका छोटी सी राहदारी की साइड में था, जबकि गोलियों की बौछार उस राहदारी के आखिर में मौजूद दरवाजे से हुई थी। गोलियों की बौछार पड़ते ही इमरान ने यकलक अपने हलक से ऐसी चीख निकाली जैसे इन गोलियों ने उसे हिट कर दिया हो, लेकिन उसके साथ ही वो दबे कदमों तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे की साइड में हो गया। उसकी चीख की बाज़गश्त अभी राहदारी में मौजूद थी कि दरवाजे से दौड़ते हुए यके बाद दिगरे 2 मुसल्लह आदमी अंदर दाखिल हुए। वो इस कदर तेजी से अंदर दाखिल हुए थे कि उन्हें इमरान को जिंदा सलामत दरवाजे की साइड में खड़े देख लेने के बावजूद रुकने के लिए चंद लम्हे लग गए और अभी वो पूरी तरह रुके भी न थे कि इमरान ने ट्रिगर दबा दिया और वो दोनों चीखते हुए उछलकर नीचे गिरे और तड़पने लगे। इमरान तेजी से मुड़ा और दूसरे लम्हे वो उस कमरे में दाखिल हुआ जहां से ये लोग निकलकर आए थे। कमरा खाली था। वो तेजी से सामने वाले दरवाजे से दूसरी तरफ पहुंचा तो ये एक बरामदा था और उसके बाद वसी सहन था। उसी लम्हे इमरान ने एक हेलीकॉप्टर को फिजा में काफी ऊंचा उठते हुए देखा तो उसने तेजी से आगे बढ़कर मशीन गन का रुख हेलीकॉप्टर की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया, लेकिन हेलीकॉप्टर काफी बुलंदी पर पहुंच चुका था, इसलिए गोलियां हेलीकॉप्टर का कुछ ना बिगाड़ सकी थी और हेलीकॉप्टर तेजी से घूमकर उसकी नजरों से गायब हो गया। इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। वो समझ गया था कि शागिल मौके से फायदा उठाते हुए कमरे से निकल गया था और अब हेलीकॉप्टर पर वो वहां से फरार हो रहा था। वो शागिल की फितरत से वाकिफ था कि वो अपनी जान को कभी रिस्क में नहीं डालता था, इसलिए उसने फरार होने में ही आफियत समझी थी। वैसे इस बार वो वाकई मौत से फरार हुआ था।
वरना कमरे से राहदारी में दाखिल होने वाले दोनों अफराद उस पर अगर फायर न खोलते तो इमरान को उनके इंतजार में वहां दरवाजे के करीब रुककर उनके अंदर दाखिल होने का इंतजार न करना पड़ता, और अगर उसका इतना वक्त भी बच जाता तो फिर इस हेलीकॉप्टर को बहरहाल हिट कर लेने में वो कामयाब हो जाता। वो तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ वापस इमारत की तरफ बढ़ गया। उसने बिजली की सी तेजी से उस इमारत का जायजा लिया। ये बाकायदा अड्डा था, लेकिन अब वहाँ कोई आदमी जिंदा सलामत मौजूद नहीं था। इहाते में एक बड़ी सी जीप मौजूद थी। इसके अलावा वहाँ एक कमरे में असला भी मौजूद था। इमरान वापस उस कमरे में पहुंचा जहाँ उसके साथी पड़े हुए थे, तो उसने कई साथियों के जिस्मों में हरकत के तासुरात देखे और वो समझ गया कि जिस गैस से उन्हें बेहोश किया गया था उसके असरात कम होना शुरू हो गए हैं, और शायद इसलिए वो खुद ब खुद होश में आ गया था। बहरहाल यहाँ एक एक लम्हा रिस्की था। शागिल किसी भी लम्हे रेड करके इस पूरे इहाते को बमों से उड़ा सकता था, इसलिए वो तेजी से अपने साथियों पर झुका और उसने उनके नाक और मुंह बंद कर करके उन्हें जल्द अज जल्द होश में ले आने की कोशिशें शुरू कर दी। और थोड़ी देर बाद एक एक करके वो सब होश में आ गए। उसी लम्हे एक तरफ दीवार में मौजूद अलमारी में से सीटी की मखसूस आवाज सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ये ट्रांसमीटर कॉल की आवाज थी। वो तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोली और उसमें मौजूद लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर को उठाया, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा कि ट्रांसमीटर जनरल फ्रीक्वेंसी पर एडजस्ट था। इमरान ने बटन ऑन कर दिया। क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ओवर। बटन ऑन होते ही शागिल की गुस्से से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैं दुरुस्त कह रही हूँ शागिल साहब। मैं अब पहले सदर साहब को जरूर रिपोर्ट दूंगी कि तुमने मुल्क से गद्दारी की है और मुझे और मेरे साथियों को बेहोश करके इमरान और उसके बेहोश साथियों को ले उड़े हो। ओवर। रेखा की गुस्से से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। शट अप। मैं यहाँ फिरोजा में मौजूद हूँ। मुझे यहाँ बैठे वहाँ तुम्हारे इक़दामात का कैसे इल्म हो सकता है? ओवर। शागिल ने भी गुस्सेले लहजे में कहा। मेरा एक आदमी काफी फासले पर मौजूद था। वो तुम्हारे जाने के बाद मौके पर पहुंचा और उसने बड़ी मुश्किल से मुझे और मेरे साथियों को होश दिलाया। इसके लिए उसे काफी फासले से पानी लाना पड़ा, क्योंकि उसे ये मालूम न था कि तुमने हमें बेहोश करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की है। लेकिन चूंकि हमने जो गैस इमरान और उसके साथियों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की थी उसका असर पानी से भी खत्म हो सकता था, इसलिए उसने पानी लाकर हमें पिलाया और हम होश में आ गए। उसने मुझे बताया कि तुम सीक्रेट सर्विस के हेलीकॉप्टर पर फिरोजा की तरफ से आए और तुमने हेलीकॉप्टर काफी फासले पर नीचे चट्टानों में उतारा और तुम और तुम्हारे 3 साथी पैदल चलते हुए वहां पहुंचे जहां हम मौजूद थे। फिर उसने अपनी आंखों से हमें बेहोश होकर गिरते और तुम्हें हमारे पास पहुंचते देखा। फिर तुम्हारा एक आदमी वापस गया और वो हेलीकॉप्टर वहां ले आया जहां मौजूद थे। फिर तुम्हारे साथियों ने पाकिस्तानी एजेंटों को उठाकर हेलीकॉप्टर में डाला और हेलीकॉप्टर वापस फिरोजा की तरफ चला गया। फिर उसने वहां पहुंचकर हमें होश दिलाया और सारा वाकया सुनाया। अब बोलो, मजीद किसी सबूत की जरूरत है? ओवर। रेखा ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रेखा, और तुम्हारे आदमियों का भी। ना मैं हेलीकॉप्टर पर पहाड़ियों पर गया हूँ और ना मैंने पाकिस्तानी एजेंटों को वहां से उठाया है। तुमसे जो हो सके कर लो। ओवर एंड ऑल। शागिल की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही ये कॉल खत्म हो गई तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और उसे वापस अलमारी में रखकर वो वापस मुड़ा तो उसके सब साथी उठकर खड़े हो चुके थे। इमरान साहब, सफदर ने कहा, अभी कोई बात नहीं होगी। हम शागिल के अड्डे पर हैं। वो निकल जाने में कामयाब हो गया है और वो किसी भी लम्हे या मिसाइल फायर कर सकता है। आओ, हमें यहाँ से फौरी निकलना है। आओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। उसके साथियों ने भी जाहिर है उसकी पैरवी करनी थी। शागिल की हालत इस वक्त उस शेर जैसी थी जिसे अचानक जंगल से पकड़कर किसी छोटे से पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। वो इस वक्त फिरोजा में अपने अड्डे पर मौजूद था। उसके जहन में मुसलसल साबिका वाकयात फिल्मी मनाजिर की तरह घूम रहे थे कि वो पहाड़ियों में जाकर रेखा और उसके साथियों को बेहोश करके इमरान और उसके साथियों को बेहोशी के आलम में उठाकर हेलीकॉप्टर के जरिए अपने अड्डे पर पहुंचा था। चूंकि इमरान और उसके साथी गैस से बेहोश हुए थे, इसलिए उसे उनके होश में आने का तस्वुर तक न था। और फिर जब वो उन पर मशीन गन से फायर करने ही लगा था कि यकलक एक बेहोश पड़ा हुआ आदमी किसी भूखे चीते की तरह उछलकर उससे टकराया और वो दीवार से टकराकर नीचे गिरा तो उसके जहन पर तारीख धब्बे से फैलते चले गए। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसका जहन माऊफ होता जा रहा हो, लेकिन फिर कमरे में उभरने वाली इंसानी चीखों ने उसे झंझोड़ दिया और उसका जहन काम करने लगा। उसने देखा था कि उस पर हमला करने वाले आदमी के साथ उसके बाकी साथी लड़ रहे थे और उस आदमी के लड़ने का अंदाज देखकर वो समझ गया था कि वो इमरान है। इसलिए उसके जहन में फौरी ख्याल आया कि वो यहाँ से जान बचाकर निकल जाए और फिर उसे मौका मिल गया। वो तेजी से उछलकर दरवाजे से बाहर राहदारी में पहुंचा और फिर दूसरे कमरे से निकलकर बरामदे में पहुंच गया जहां सामने उसका हेलीकॉप्टर मौजूद था। 2 मुसल्लह आदमी वहां भी मौजूद थे
उसे याद था कि उसने उन्हें अंदर जाने और अपने साथियों की मदद करने और उन एजेंटों को हलाक करने का हिज़ियानी अंदाज में हुक्म दिया था और खुद वो हेलीकॉप्टर पर सवार हो गया। उसने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया और चंद लम्हों बाद उसका हेलीकॉप्टर फिजा में पहुंच चुका था। उसी लम्हे उसके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हुई तो वो समझ गया कि उसके आदमी हलाक हो चुके हैं और ये फायरिंग इमरान की तरफ से हो रही है। चुनांचे वो वाकई जान बचाने के लिए फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर समेत वहां से यहाँ इस मेन अड्डे पर पहुंचा था, जो फिरोजा के मगरबी जानिब एक बड़ी सी इमारत में बनाया गया था। यहाँ उसने ऐसी मशीनरी नस्ब करा रखी थी जिसकी मदद से वो छोटे से शहर फिरोजा में मौजूद हर आदमी को न सिर्फ चेक कर सकता था बल्कि किसी मशकूक आदमी के बारे में शहर में पहले हुए अपने आदमियों को इत्तला देकर गोली भी मरवा सकता था। ये वही चेकिंग सिस्टम था जिसे काफिरिस्तान हुकूमत ने कारमान से इंपोर्ट किया था, लेकिन उसकी रेंज खासी वसी न थी, सिर्फ महदूद इलाकों में से इस्तेमाल किया जा सकता था और शागिल ने उसे इसीलिए यहाँ नस्ब कराया था कि फिरोजा छोटा सा इलाका था और यहाँ इस सिस्टम की मदद से वो इमरान और उसके साथियों को आसानी से चेक कर सकता था। यहाँ का इंचार्ज भगत राम था। भगत राम पेशे के लिहाज से इंजीनियर था, अलबत्ता उसे सीक्रेट सर्विस में शमूलियत से पहले खुसूसी ट्रेनिंग दी गई थी। वो इस मशीनरी का माहिर था। शाकिल जैसे ही यहाँ पहुंचा उसने यहाँ मौजूद चारों आदमियों को हिदायत देकर अपने ही हेलीकॉप्टर पर वापस उस अड्डे पर भिजवा दिया था ताकि वो उस आरजी अड्डे को मिसाइलों से तबाह कर दे। उसका ख्याल था कि इमरान तो अपनी शैतानियत की वजह से किसी तरह होश में आ गया था, लेकिन उसके साथी इतनी जल्दी होश में नहीं आ सकते थे और न इमरान के पास उस गैस का एंटी मौजूद है, इसलिए लामहल्ला उन्हें होश में आने के लिए वक्त चाहिए और इस दौरान उसके आदमी उस अड्डे को ही मिसाइलों से तबाह कर देंगे। इस तरह भी वो इन शैतानों का खात्मा करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन उसी लम्हे ट्रांसमीटर पर कॉल आ गई और जब शागिल ने कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ से रेखा बोल रही थी, जिसने खुलकर शागिल पर इमरान और उसके साथियों के अगवा का इल्जाम लगाया था, लेकिन शागिल ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था। गो रेखा ने अपने किसी आदमी की वहां मौजूदगी और उसके जरिए इस कार्रवाई के बारे में बताया था, लेकिन इसके बावजूद शागिल ने इनकार कर दिया था। जाहिर है वो किसी तरह भी इस बात का इकरार न कर सकता था। अब वो इस कमरे में इसलिए बेचैनी से टहल रहा था कि अगर इमरान और उसके साथी हलाक हो जाते हैं तो बराह रास्त सदर साहब को ट्रांसमीटर पर कॉल करके ऐसी रिपोर्ट दे जिससे उस पर से तमाम शुबहात खत्म हो जाए, और अगर ऐसा ना हो सके तो फिर ये रिपोर्ट दे कि इमरान और उसके साथियों ने उसका अड्डा मिसाइलों से तबाह कर दिया है। अगर वो उन्हें बेहोशी के आलम में उठा लाया था तो फिर उसका अड्डा क्यों तबाह होता। उसने भगत राम को एहतियातन चेकिंग रेस पूरे शहर में फैलाकर मशकूक अफराद को चेक करने का हुक्म दे दिया था, ताकि अगर इमरान और उसके साथी अड्डा तबाह होने से पहले निकल भी जाएंगे तो उन्हें चेक करके हलाक किया जा सके। इस वक्त वो कमरे में टहलता हुआ उन आदमियों की तरफ से मिलने वाली कॉल के इंतजार में था जिन्हें उसने हेलीकॉप्टर पर उस अड्डे को मिसाइलों से तबाह करने के लिए भेजा था। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर पर कॉल आना शुरू हो गई तो वो तेजी से ट्रांसमीटर की तरफ लपका और फिर उसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रूपचंद कॉलिंग ओवर, एक मर्दाना आवाज सुनाई थी। शागिल बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? ओवर, शागिल ने तेज लहजे में पूछा। रूपचंद इस ग्रुप का इंचार्ज था जिस ग्रुप को उसने अड्डे को तबाह करने के लिए भेजा था। बॉस, आपके हुक्म पर हमने उस अड्डे को मिसाइल फायर करके मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। कोई बाहर तो नहीं निकला वहां से? ओवर, शागिल ने बेचैन से लहजे में कहा। नहीं बॉस। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम फिजा में मौजूद हो या लैंड कर चुके हो? ओवर, शाकिल ने कहा। हम फिजा में मौजूद हैं बॉस, आपने खुद ही तो हुक्म दिया था कि नीचे उतरने से पहले आपको रिपोर्ट दी जाए। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, अब नीचे उतर जाओ और मलबे को हटाकर चेकिंग करो। तुम्हें मालूम है कि हमारे 5 अफराद वहाँ मौजूद थे, उन 5 लाशों के अलावा वहाँ और कितनी लाशें हैं? ये सब तफसील मुझे बताओ। ओवर, शाकिल ने कहा। यस बॉस। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अभी उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया ही था कि मेज पर रखे हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो शागिल ने जल्दी से इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल बोल रहा हूँ, शागिल ने कहा। भगत राम बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से चेकिंग मशीन इंचार्ज भगत राम की आवाज सुनाई दी। ओ तुम, क्या हुआ? कोई खास बात? शागिल ने चौंक कर कहा। यस बॉस, 2 औरतों और 5 मर्दों का एक ग्रुप फिरोजा के रामली इलाके में दाखिल हुआ है। वो रामली के एक मकान में दाखिल हुए हैं और अभी तक वहीं हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। ओ, ये कैसे मशकूक साबित हुए हैं? शागिल ने होंठ भींचते हुए कहा। बॉस, ये उस पहाड़ी वाले अड्डे के सिम से शहर में दाखिल हुए हैं और उनका अंदाज बेहद चौकन्ना है। वैसे ये मकामी लोग हैं, भगत राम ने कहा। ओके, तुम उनकी निगरानी जारी रखो, मुझे एक रिपोर्ट मिल जाए
फिर उस ग्रुप के बारे में फैसला करूंगा, शाकिल ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद अचानक इंटरकॉम की घंटी एक बार फिर बज उठी तो शाकिल ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, शाकिल बोल रहा हूँ, शाकिल ने तेज लहजे में कहा। बॉस, पहाड़ियों की तरफ से एक जीप फिरोजा में दाखिल हुई है। उसमें मादाम रेखा और काशी सवार है और उनका रुख पार्शिया क्लब की तरफ है। दूसरी तरफ से भगत राम ने कहा, ओ, इसका मतलब है कि ये दोनों इसलिए यहाँ आई है कि मुझे ब्लैकमेल करके पाकिस्तानी एजेंटों की मौत अपने क्रेडिट में ला सके, शाकिल ने कहा। यकीनन ऐसा ही होगा बॉस, भगत राम ने कहा। उन्हें भी निगरानी में रखो, जल्द ही मैं तुम्हें इस बारे में हिदायत दूंगा, शाकिल ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो शाकिल ने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे ट्रांसमीटर से सिटी की मखसूस आवाज सुनाई दी तो शाकिल ने बिजली की सी तेजी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रूपचंद बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से रूपचंद की आवाज सुनाई दी। यस, शाकिल बोल रहा हूँ, जल्दी बताओ क्या रिपोर्ट है। लाशें मिली हैं उन शैतानों की, ओवर। शाकिल ने तेज लहजे में कहा। नो बॉस, हमने सारा मलबा हटाकर चेक कर लिया है। वहां सिर्फ 5 लाशें मौजूद हैं, इसके अलावा एक लाश भी नहीं है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओ, इसका मतलब है कि वो पहले ही निकल गए हैं। ये वाकई शैतान है, उनको बेहोश करना ही हिमाकत है। ये बेहोश नहीं होते, ठीक है, वापस आ जाओ जल्दी, फौरन, ओवर एंड ऑल, शाकिल ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया और यके बाद तिगरे नंबर प्रेस कर दिए। यस, भगत राम बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से भगत राम की आवाज सुनाई दी। दोनों ग्रुपों की क्या पोजीशन है, जल्दी बताओ, शाकिल ने तेज लहजे में कहा। पहला ग्रुप रामली के मकान में मौजूद है जनाब, जबकि दूसरा ग्रुप पार्शिया क्लब में मौजूद है। दोनों ग्रुप अभी तक अपनी अपनी जगहों से बाहर नहीं निकले, भगत राम ने जवाब देते हुए कहा। तुम पहले ग्रुप का ख्याल रखना, उनको आउट नहीं होना चाहिए। मैं पार्शिया क्लब जा रहा हूँ ताकि रेखा को साथ लेकर उस पहले ग्रुप पर रेड किया जा सके। A5 ट्रांसमीटर पर मेरा तुम्हारा राब्ता रहेगा, शाकिल ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, वो अब आउट नहीं हो सकते, भगत राम ने कहा। तो शाकिल ने क्रिडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से यक्के बाद तिगरे कई नंबर प्रेस कर दिए। यस, गणपत बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। गणपत, भगत राम ने पाकिस्तानी एजेंटों का ठिकाना मालूम कर लिया है। हमने वहाँ फौरी रेड करना है। तुम 2 जीपे और 10 आदमी तैयार कर लो। मॉर्टर और मिसाइल गने भी साथ रख लेना, जल्दी करो। लेकिन हमने पहले पार्शिया क्लब जाना है। जल्दी तैयार होकर मेरे पास आ जाओ, मैं साथ जाऊंगा, जल्दी, शाकिल ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही शाकिल ने रिसीवर रख दिया और तेजी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया ताकि वो उस जगह पहुंच जाए जहां जीपें आकर रुकेंगी। उसे यकीन था कि अब इमरान और उसके साथी बचकर न जा सकेंगे। अब इस मसले को कैसे हल किया जाए काशी, रेखा ने तेज लहजे में कहा। वो दोनों इस वक्त फिरोजा के पार्शिया क्लब में मौजूद थी। वो जीप के जरिए यहाँ पहुंची थी, जबकि रेखा ने अपने बाकी साथियों को वापस दारुल हुकूमत भिजवा दिया था। अब शाकिल से फैसला कुन बात करे। इस शख्स ने हमारे हक पर डाका मारा है, इसे कोई हक नहीं पहुंचता इस किस्म की हरकत करने का, काशी ने भी गुस्सीले लहजे में कहा। लेकिन तुमने देखा कि जब मैंने ट्रांसमीटर पर उससे बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। और अब सदर साहब सिर्फ मेरे एक आदमी की रिपोर्ट पर तो शाकिल को सजा देने से रहे, रेखा ने कहा। फिर आप क्या चाहती हैं, काशी ने कहा। शाकिल यकीनन अब तक इमरान और उसके साथियों को हलाक कर चुका होगा और उसने सदर साहब को भी इत्तला दे दी होगी। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं भी सदर साहब से बात कर लूं, रेखा ने कहा। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? आपने तो कहा था कि आप शाकिल से बात करेंगी और उसे कायल करें कि वो गलत बयानी ना करे, काशी ने कहा। हाँ, उस वक्त मेरा यही ख्याल था कि शाकिल को समझाया जा सकता है, लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है कि शाकिल जैसा आदमी कभी ये बात नहीं मानेगा कि उसने हमारा शिकार छीना है। जो आदमी इतनी बड़ी हरकत कर सकता है वो कैसे आसानी से मान जाएगा, रेखा ने कहा। जबकि मेरा ख्याल है कि इमरान और उसके साथी शाकिल के हाथों हलाक नहीं हो सकते, काशी ने कहा। तो रेखा बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या कह रही हो, पागल तो नहीं हो गई? वो गैस से बेहोश हुए थे और पहाड़ियों से यहाँ तक का फासला ही कितना है, और फिर हेलीकॉप्टर पर तो चंद मिनटों की बात है। और बेहोश अफराद कैसे अपने ऊपर बरसने वाली गोलियों को रोक सकते हैं, रेखा ने कहा। अब क्या कहा जा सकता है, बहरहाल आप एक बार बात तो कर देंगे शाकिल से, काशी ने कहा। तो रेखा ने इस बात में सर हिला दिया और फिर जैकेट की जेब से उसने एक ट्रांसमीटर निकाला और फिर उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मादाम रेखा कॉलिंग, ओवर, रेखा ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, शाकिल अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद शाकिल की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसका लहजा उसकी फितरत के खिलाफ नरम था और इस वजह से वो दोनों चौंक पड़ी थी।
इमरान और उसके साथियों के बारे में तुमसे बात करनी है शाकिल। ओवर। रेखा ने होंठ चबाते हुए कहा, मैं खुद इस सिलसिले में बात करने तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम काशी समय जीप में सवार होकर फिरोजा पहुंची हो और इस वक्त तुम दोनों पार्शिया क्लब में मौजूद हो। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ, फिर तफसील से बात होगी। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से शाकिल ने उसी तरह नरम लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो रेखा ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उन दोनों के चेहरों पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। हैरत है, शाकिल ने यहाँ क्या जाल बुन रखा है कि अभी हम पहुंची हैं और उसे इत्तला मिल भी गई। रेखा ने कहा, पार्शिया क्लब में उसका कोई आदमी मौजूद होगा, उसने इत्तला दे दी होगी। काशी ने कहा तो रेखा ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन दो बातें मुझे हैरान कर रही हैं, एक तो उसका नरम लहजा और दूसरा ये कि वो इमरान और उसके साथियों के बारे में बात करने आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? रेखा ने कहा, इसका मतलब है रेखा कि मेरा खच्चा दुरुस्त निकला है। इमरान और उसके साथी हलाक नहीं हो सके, वरना शाकिल यहाँ आने की बजाय उनकी लाशों समेत अब तक दारुल हुकूमत पहुंच चुका होता। काशी ने कहा तो रेखा बेख्तियार उछल पड़ी। ओ, वाकई ऐसा हो सकता है, फिर तो ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है। रेखा ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी तो काशी ने उठकर दरवाजे का लॉक खोल दिया। दरवाजे पर शाकिल मौजूद था। रेखा उसे देखकर उठ खड़ी हुई। तुम दोनों यहाँ किस लिए आई हो? शाकिल ने अंदर दाखिल होकर कदरे सपाट लहजे में कहा, तुमसे फैसला कुन बात करने। ये हकीकत है कि तुमने डकैती की है, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेखा ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसे हकीकतन शाकिल की बात पर गुस्सा आ गया था। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैंने इमरान और उसके साथियों को तुमसे बेहोशी के आलम में छीना है और फिर उन्हें यहाँ ले आया हूँ? शाकिल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, और ये हकीकत है। रेखा ने कहा, ये सब गलत है। अगर ऐसा होता तो इमरान और उसके साथियों की लाशें मेरी तहवील में होती, जबकि वो जिंदा सलामत यहाँ फिरोजा में दाखिल हो चुके हैं। शाकिल ने कहा तो मादाम रेखा और काशी दोनों बेख्तियार उछल पड़ी। क्या क्या मतलब? वो तो बेहोश थे और बेहोश भी गैस से हुए थे, फिर वो कैसे अब तक जिंदा रह सकते हैं? रेखा ने कहा, वो इस वक्त भी यहाँ एक मकान में छुपे हुए हैं। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मैंने यहाँ सुपर एक्स चेकिंग निज़ाम कायम कर रखा है। फिरोजा छोटा सा शहर है, इसलिए ये पूरा शहर उसके रेंज में है। और मुझे पहले इत्तला दी गई कि 2 औरतों और 5 मर्दों का एक ग्रुप पहाड़ियों की तरफ से फिरोजा में दाखिल हुआ है और वो अपनी हरकतों से मशकूक नजर आ रहा है। मैंने उनकी निगरानी का हुक्म दिया तो मुझे इत्तला दी गई कि वो यहाँ के एक इलाके रामली के एक मकान में दाखिल हुए हैं और अभी तक वो वहाँ मौजूद है। फिर मुझे तुम दोनों के बारे में इत्तला दी गई कि तुम दोनों जीप में सवार होकर पहाड़ियों की तरफ से यहाँ पहुंची हो और पार्शिया क्लब में मौजूद हो। मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं, फिर उन लोगों से भी निपट लिया जाएगा, क्योंकि अगर मैं पहले उन्हें हलाक कर देता तो तुम जिंदगी भर मेरी बात पर यकीन न करती। वैसे वो मुसलसल निगरानी में है, इसलिए वो फरार तो हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं आ रहा था कि रास्ते में तुम्हारी ट्रांसमीटर कॉल मौसूल हुई। शाकिल ने मुसलसल बोलते हुए कहा। हैरत है, इसका मतलब है कि मेरे आदमी ने मुझे गलत रिपोर्ट दी है, लेकिन वो लोग तो बेहोश थे, फिर वो कैसे होश में आ गए और फिर यहाँ भी पहुंच गए और उन्होंने हमें भी कुछ नहीं कहा। ये सब क्या है? रेखा ने कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि पहाड़ियों में क्या होता रहा है। शाकिल ने मुंह बनाते हुए कहा। जनाब शाकिल साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन एजेंटों के खात्मे का काम दोनों एजेंसियां मिलकर मुकम्मल करे? आखिर ये काफिरिस्तान के दुश्मन हैं, हम सब के दुश्मन। अचानक काशी ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता है? असल मकसद तो काफिरिस्तान के दुश्मनों का खात्मा है, शाकिल ने कहा। ओ बेहद शुक्रिया, जनाब शाकिल वाकई अजीम आदमी है, काशी ने कहा। हाँ, इसमें क्या शक है, रेखा ने जवाब दिया। जाहिर है इतनी बात तो वो भी जानती थी कि जो कुछ हुआ और जैसे भी हुआ, बहरहाल गेम उसके हाथ से निकल चुकी है। इसलिए अब अगर वो शाकिल के साथ मिलकर फाइनल मिशन मुकम्मल करे तो कम से कम सदर साहब के उत्ताप से तो बच सकती है। ठीक है, मैं भी इंतजामात कराता हूँ, शाकिल ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से एक छोटा सा फिक्स फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, शाकिल कॉलिंग। ओवर। शाकिल ने बार बार कॉल देते हुए कहा।